नमस्कार। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अपराधियों ने केडिया और उसके साथ साथ डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा, डॉक्टर अनिल अग्रवाल, इन सब की किडनैपिंग की थी और फिर नई टीम के साथ एसटीएफ फिर उसमें जूझ के लगी और शुरुआती दौर पे एनकाउंटर्स शुरू हुए। कल अंगद यादव और सिकंदर और अवधेश, इन दोनों का एनकाउंटर हुआ। कल के जो पार्ट में मैंने आपको बताया था, इन दोनों का एनकाउंटर हुआ। साथ ही साथ श्लोक पंडित का डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा के किडनैपिंग में उसका एनकाउंटर बनारस में किया गया। मैंने बताया था कि उसमें और बहुत से लोग शामिल थे। 3 लोग जो ओरिजिनली इसमें पकड़े गए थे, जिनसे ये पता लगा था कि अवधेश शुक्ला, अंगद यादव और सिकंदर और पप्पू तिवारी उर्फ पप्पू शूटर, इन 3 लोगों ने इसमें मुख्य भूमिका अदा की थी, जो इनके शातिर दिमाग गैंग लीडर्स थे। इन दोनों को गांधी सेतु के पास गोमती नगर में बंदे के किनारे इनके एनकाउंटर के बाद फिर टीमें पप्पू तिवारी के पीछे लगी और 13 मार्च 2005 को लखनऊ में गोमती नगर में ही वेब सिनेमा के पीछे, जब आप वेब सिनेमा से अपनी गाड़ी पार्किंग में से निकाल के बाहर की तरफ ले जाते हैं, तो पीछे के एक रास्ते से बगल वाली रोड पर आपकी गाड़ियां निकलती हैं। सूचना मिली थी कि ये फिर पप्पू तिवारी किसी और किडनैपिंग के सिलसिले में लखनऊ में घूम रहा है, उसके साथ और दूसरे गैंग मेंबर्स आ गए हैं। उसकी रैकी शुरू हुई और फिर फाइनली उसका लोकेशन वेब सिनेमा में बार बार आ रहा था। अंदाज़ था स्टैटिक लोकेशन का, मतलब कि वो कहीं एक जगह बैठा हुआ है, और जिस टाइम स्लॉट के में वो भीतर स्टैटिक लोकेशन शुरू हुई, उससे ये लगा कि शायद वो भीतर किसी जो उसमें 3-4 जो हॉल होते हैं, किसी हॉल में फ़िल्म देख रहा है। एनालिसिस के बाद की सूचना बहुत महत्वपूर्ण थी। हॉल के भीतर चेकिंग करना या फिर उसमें से निकलना, बदमाश अगर उसमें अपने आप को बचाना चाहे तो किसी बेगुनाह आदमी को बंधक बना के या गोली चला के अफरा तफरी मचा के वो वहाँ से निकल सकता है, और उससे तो कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पुलिस अधिकारियों से ये पूछा जाएगा कि क्या आवश्यकता थी हॉल के भीतर इस तरह से रेड करने की, या हॉल के भीतर इस तरह से तलाशी लेने की, जिसमें बेगुनाह लोगों के साथ घटना हो गई। तय किया गया, बाहर निकलने के जितने रास्ते थे उनको ब्लॉक किया गया। जो पहले से इसको पहचानने वाले लोग थे वो हमारी टीमों के साथ थे। इसने फिर भी मेन रोड पर आने के बजाय, जिसकी गाड़ी से था उसकी गाड़ी से ये पीछे की तरफ के रास्ते से, उस समय क्योंकि वेब सिनेमा उस समय नया नया बना था, पीछे की तरफ एक गोदाम है, गोदाम के बगल से कच्चा सा रास्ता जाता था, कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल वहाँ पड़ा हुआ था, वहीं से ये निकला। इसे या तो अंदाज़ था या फिर अपनी प्रिकॉशन में ये उस जगह से निकला ताकि पुलिस हमारा पीछा न कर सके। टीमें वहाँ लगी हुई थी, रोकने की कोशिश की गई, इसने फायर कर दिया, दोनों तरफ से गोलियां चली। ठीक उसी समय और बहुत से लोग सिनेमा हॉल से पिक्चर देखने के बाद बाहर निकल रहे थे। इधर वाली टीमों ने उनको वहीं पर रोक दिया, भीड़ लगी हुई थी, बदमाश गाड़ी की ओट से और उसके बाद जो बिल्डिंग मटेरियल था उसकी आड़ लेके फायर कर रहे थे, और एसटीएफ के लोग उसके ऊपर फायर कर रहे थे। फाइनली जब
पप्पू तिवारी की तरफ से गोलियां चलनी बंद हो गई। नज़दीक जाके देखा, उसे गोलियां लगी थी। तुरंत ह्यूमन राइट्स के जो नियम कानून हैं उनका पालन करते हुए उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहाँ पर वो ब्रॉड डेड था। उसके पास टाटा इंडिका कार बरामद हुई जिससे वो बाहर निकल रहा था, UP 4AC 3259, और एक पिस्टल 30 बोर की जिस पे स्टार मेक था। स्टार मेक की पिस्टल ये नेपाल के बॉर्डर से दुश्मन देश की सप्लाई की पिस्टल होती है, वो वहाँ से इधर आती है और महंगे दामों पे बदमाश उसको ख़रीदा करते हैं। तो एक रिंग लीडर, एक गिरोह का जो बॉस था, गिरोह का जो सरगना था, पप्पू तिवारी और पप्पू शूटर, ये वेब सिनेमा के पीछे गोमती नगर में STF के हाथों मारा गया। मैं बार बार कह रहा था, कल भी मैंने आपको बताया था कि ये सारे ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स जो नए छत्रप के रूप में निकले थे, इन्होंने तेज़ी से पैसा बनाने, पैसों से हथियार खरीदने और फिर अपराध या जराइम की दुनिया में अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए ये छोटे छोटे क्रिमिनल्स को अपने रास्ते से हटा के अपने में शामिल करके ये अपना काम इन्होंने शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं था कि ये पहले बार के अपराधी थे और इन्होंने पहला काम शुरू किया था। ये पहले से साल दर साल लगातार अपराध करते जा रहे थे और किस वजह से इनका अपराध रुक नहीं रहा था, किस वजह से ये जेल के भीतर नहीं रुकते थे, ज़मानत हो जाती थी, बाहर आते ही फिर ये अपराध में सक्रिय हो जाते थे, ये ज़रूर उस समय भी और आज भी ये सोचने का विषय है, किसी को भी सोचने पर मजबूर करता है। मैं इसके पुराने किस्से ज़रूर आपको बताऊंगा, किस तरह के अपराध किए थे इसने। और मैं फिर कहता हूं कि थाना भी वही था, पुलिस भी वही थी, विवेचक भी वही था, मुकदमे भी वही कायम हुए थे, चार्जशीट भी वही लगी थी, लेकिन फिर भी इनका अपराध न रुक पाया। 2001 में कोतवाली अकबरपुर में ब्रिजराज अग्रवाल एक बड़े व्यवसायी थे अकबरपुर के अंबेडकर नगर जनपद में। इसकी किडनैपिंग पप्पू तिवारी ने अपने साथियों के साथ की। वहाँ पर जो क्राइम लिखा गया वो क्राइम नंबर 135/2001 364A IPC यानी फिरौती के लिए अपहरण। किसी को कोई शंका नहीं है, गुंजाइश नहीं है कि उस समय इसने फिरौती के लिए अपहरण किया और फिर अपहृत को पैसा लेके छोड़ा। 2001 में उस समय इसने 20 लाख या 25 लाख के आसपास ही रकम ली थी फिरौती की और तब उसे छोड़ा था। दूसरी घटना जनवरी 2002 में हुई, जब इलाहाबाद में, आप लोग जानते हैं कि मुट्ठीगंज में व्यापारिक जो गतिविधियां होती हैं वो उसका केंद्र बिंदु है। इलाहाबाद में पुराना मोहल्ला है मुट्ठीगंज का, वहाँ सारे आढ़ती जो इसके थोक के व्यापारी होते हैं वो वहीं रहते हैं और वहीं से इलाहाबाद के आसपास के जनपदों में बड़ी मात्रा में अनाज और ये सब जाया करता है। बड़े बड़े गोडाउन्स हैं, बड़े बड़े आड़ती हैं और पुराने ज़माने की पुरानी मेहराबों वाले जो मार्केट होते थे वो मार्केट आज भी मुट्ठीगंज में मौजूद हैं। एक बड़े आड़ती, एक बड़े व्यापारी दीपक अग्रवाल को वही रास्ते में आते जाते समय रैकी करके उनके आने जाने का रास्ता देख लेना और वो कहाँ से कब आते हैं, कहाँ कब जाते हैं, घर किस समय लौटते हैं, अपने दुकान पे कब जाते हैं, व्यापारियों से कौन कौन उनसे मिलने आता है, किसी एक लड़के से, लोकल लड़के से उनकी रैकी करा के और उनकी किडनैपिंग कर ली। उन्हें भी बिना रैंसम लिए इस पप्पू तिवारी ने, जिसको पप्पू शूटर भी कहते हैं, उसने नहीं छोड़ा। इसका भी मुकदमा इलाहाबाद में मुट्ठीगंज थाने में क्राइम नंबर 18/2 धारा 364A IPC किडनैपिंग फॉर रैंसम, इसमें भी किसी को शक नहीं है। देखिए ये अपराध बहुत बड़ा है
रैंसम के लिए किडनैपिंग करने का। हालांकि सबसे ज़्यादा प्रचलन में यही अपराध है। शॉर्टकट मनी के लिए बिना किसी मेहनत के थोड़ी सी सतर्कता से ये अपराध सदियों से होता आया है, होता भी आ रहा है, और देश में नहीं पूरे वर्ल्ड भर में, खासकर अमेरिकन कंट्रीज़ में और जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इनमें ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। किसी भी व्यक्ति को धोखे से उठा लीजिए, थोड़ी सी मेहनत इस बात पे करने पर कि जब उसे उठाया जाए तो कोई प्रतिरोध ना हो, और फिर उसके बाद उसके छोड़ने के बदले में, उसके एवज में पैसा उससे वसूल लीजिए। पप्पू तिवारी ने इनका भी इसी तरह से अपहरण किया। एक अपहरण के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, मार्च 2002 में, जब त्रिवाक कंपनी के डॉक्टर अनिल अग्रवाल जो केमिस्ट्री पढ़ाते थे, उनकी किडनैपिंग का अटेम्प्ट हुआ था। उसमें भी मुकदमा थाना हजरतगंज में कायम था। 2004 में लखनऊ के ही बड़े साइकिल के विक्रेता विजय गुप्ता, ये बड़ी एजेंसी है विजय गुप्ता की अमीनाबाद में। साइकिल वहाँ से इन आसपास के जनपदों में, जैसे बाराबंकी, जैसे बहराइच, बस्ती, गोंडा, यहाँ पर जो साइकिल बेचने वाली दुकानें हैं वो इनके यहाँ से साइकिल ऑर्डर करते हैं, उन तक पहुँचती है। और ये तगादा कहते हैं उसको, पैसा लेने के लिए, अपना बकाया पैसा लेने के लिए, तगादा वसूलने के लिए व्यापारी अक्सर अगल बगल के ज़िलों में अपने छोटे व्यवसायियों के पास जाते हैं। उन्हें पहले से बता देते हैं कि इतना पैसा आपका बचा है या इतना पैसा आपको देना है, इसे आप रेडी रखिएगा, मैं आऊँगा। तगादा वसूलने वाले जो व्यापारी हैं वो अक्सर अपराधियों के निशाने में होते हैं, और ख़ासकर बड़ा तगादा वसूलने वाले। ये व्यवसायी जिस दिन उनकी मार्केट ऑफ होती है, यानी अमीनाबाद जिस दिन बंद होता है, ये उस दिन सुबह निकलते हैं और 3-4 ज़िलों में जो इनके एजेंसी होल्डर्स हैं उनसे अपना तगादा यानी अपना पैसा, अपना बकाया वसूल के और वापस आते हैं। ऐसे में पप्पू तिवारी ने विजय गुप्ता को चेज़ किया। विजय गुप्ता के ड्राइवर को शक हो गया और उसने अपनी गाड़ी रास्ते में पड़ने वाले थाना मसौली में के भीतर घुसा दी और ये अपराधी वहाँ से भाग गए। 2005 में मैंने आपको बताया कि राकेश केडिया का अपहरण हुआ, उसमें लंबी रकम ली गई। मेरे कहने का आशय है कि 2001 से लगातार किडनैपिंग फॉर रैंसम, फिरौती के लिए अपहरण की वारदात ये व्यक्ति करता रहा अपने पूरे गैंग के साथ। तो ऐसे में और FIR दर FIR इसके खिलाफ लगती रही, चार्जशीट लगती रही, वांटेड होता रहा। 20,000 का इनाम भी इसके ऊपर घोषित किया गया था, लेकिन फिर भी इसके अपराध में कोई कमी नहीं है। ऐसे लोग जो देश की कानून व्यवस्था के लिए, इससे हम लोग चैलेंज मानते थे कि ये कानून व्यवस्था को, ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसको ये लोग सीधी सीधी चुनौती देने वाले अपराधी हैं। तो इनकी घेराबंदी या इनकी गिरफ्तारी के समय कोशिश तो यही की जाती है कि इन्हें जिंदा पकड़ लिया जाए, लेकिन कभी कभी ये भी बहुत चालाक होते हैं और ये कोशिश ये करते हैं कि किसी तरह से पुलिस वालों को जान का भय दिखाकर और फिर वहाँ से निकल जाएं, ताकि फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को स्किप कर दें, उसे कूद के, उसे फांद के फिर अपना काम शुरू कर दें। इसी प्रयास में 13 मार्च को पप्पू शूटर का एनकाउंटर हुआ। फिर 22 मार्च को हम लोगों को ये सूचना मिली कि पूर्वांचल में फिर एक अपराधी ने छोटी छोटी किडनैपिंग आजमगढ़, मऊ और वहाँ आसपास शुरू की है, जिसमें वो छोटे मोटे किसान के बच्चों को उठा के उनसे किसी से 50,000, 1 लाख और 5 लाख तक की किडनैपिंग कर ले रहा है। और अपने प्रतिष्ठान से घर वापस आते समय या प्रतिष्ठान से बैंक को जाते समय जो व्यवसायी थे, उन्हें या तो गोली मार के या बंदूक, कट्टा, तमंचा उन्हें दिखा के उनके पास जो कैश होता है वो लूट लेता था। रिंकू राय नाम का ऐसा अपराधी था। उस समय देखिए 10,000, 20,000 या 25,000 के नाम बहुत बड़ी राशि होती थी किसी अपराधी के ऊपर, और अपराधी को भी ये पता होता था कि ये हमारे ऊपर इनाम है, तो अब पुलिस हमारा पीछा करेगी
और पुलिस कोशिश करेगी कि हमें किसी तरह से घेरा जाए, और अगर हम बचने की कोशिश करेंगे तो इस प्रयास में हमारी मौत भी हो सकती है। लेकिन उस समय तो ऐसा दौर था कि उन्हें किसी का भय नहीं था। उनको पता था कि पुलिस हमारा कुछ नहीं करेगी, और हम इसी तरह से ज़मानत दर ज़मानत इसको जंप करते रहेंगे। बेल को जंप करना कहते हैं कि ज़मानत दी गई, फिर अपराध किया। जो उनके विरोधी हैं उन्होंने कोर्ट में अप्लाई किया कि साहब इन शर्तों पे ज़मानत हुई थी कि दोबारा अपराध नहीं करेगा और विवेचना में सहयोग करेगा, अदालतें जब बुलाएंगी तब आएगा। लेकिन नियत समय पर अदालत में पेशी पर वो नहीं आया, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। लेकिन इन सब जो ये प्रोसेस है इसकी लूप होल को ये लोग जानते थे, इसीलिए शायद बार बार इनकी हिम्मत पड़ती थी कि ये इस तरह से अपराध करें। उन्हीं में से एक अपराधी था रिंकू राय। 22 मार्च 2005 को इसके आजमगढ़ में होने की सूचना मिली, और ये भी सूचना मिली कि ये अब एक गंभीर अपराध करने जा रहा है अपने साथियों के साथ। मैं अपनी टीम लेके फिर सीधे भागा आजमगढ़ की तरफ। आजमगढ़ के थाना फूलपुर क्षेत्र में आजमगढ़ पुलिस को भी अपनी सूचना से, उस समय मैंने आपको बताया कि जो हमारी सूचना का आधार हुआ करता था वो मैनुअल नहीं था, जो ट्रेडिशनल यानी जो पुराना मुखबिरी का तंत्र था, हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि उस समय तक मोबाइल फ़ोन हमारे लिए बहुत आसान हो गया था, और अपराधी में उतनी ज़्यादा जागरूकता मोबाइल फ़ोन के बारे में नहीं थी। वो सोचता था कि हम सिम बदल लेंगे तो पुलिस नहीं पीछा कर पाएगी। वो सोचता था कि हम नए मोबाइल सेट में नया सिम डाल के अपनी गतिविधि जारी रखेंगे, पुलिस हमें नहीं पकड़ पाएगी। उसके दिमाग में ये था कि अगर हम बाकी समय फ़ोन ऑफ़ रखें सिर्फ अपने काम के लिए, यानी रैंसम के लिए या धमकी देने के लिए या उगाही के लिए अगर फ़ोन करेंगे तो पुलिस हम तक नहीं पहुंच पाएगी। हम लोगों को बिल्कुल पक्की इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही थी कि रात में वो फूलपुर की तरफ आएगा। मैं अपनी टीम के साथ, और फूलपुर की पुलिस को भी उस समय इत्तला की गई कि वो भी जो यहाँ के आने जाने के रास्ते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत जानकार नहीं थे वहाँ के रास्तों के, आजमगढ़ के, और ख़ासकर देहात के थानों में जैसे फूलपुर है। उनको सूचना दी गई, वो भी आ गए। थोड़ी देर में जो मोबाइल टावर की लोकेशन थी वो नज़दीक आती गई, और फूलपुर बाज़ार जैसे ही क्रॉस करने की स्थिति हुई, बाहर जाने वाले रास्तों पर घेराबंदी की गई, घेर लिया गया इसे। घेरने के बाद फिर चूँकि अंधेरा था, लाइट उस समय नहीं थी, और फिर इसने बचने के लिए कोशिश ये की, क्योंकि ये लोग तो जिसको कहते हैं हथछुट, इनका हाथ किसी पर भी छोड़ देने के आदी हो चुके थे कि फायर करेंगे और लोग भाग जाएंगे। तो उसने फायरिंग करनी शुरू की। बहरहाल वहाँ पर एसटीएफ के लोगों ने, हमारी टीम ने, हमने घेर के इसे वहाँ जाने नहीं दिया, और जब उधर से फायर आना बंद हुआ तो ये देखा गया कि वो वहाँ पर उसकी मृत्यु हो चुकी है एसटीएफ के गोलियों से। ये कई नाम से वहाँ पर अपराध कर रहा था। रिंकू राय उर्फ आज़ाद राय उर्फ संजीव राय उर्फ शेख। इसके फादर का नाम प्रकाश राय था, प्रकाश राय उर्फ जयप्रकाश। ये गांव बस्ती है, थाना जहानागंज आजमगढ़ का, वहाँ का रहने वाला था, और उस समय ये बिल्कुल आतंक का पर्याय बन चुका था आजमगढ़ में। छोटी मोटी किडनैपिंग भी ये करना इसने शुरू कर दी थी। हम लोग चूँकि उस समय जो ये किडनैपिंग्स हो रही थी पूरे प्रदेश में, उसके विरुद्ध ये अभियान चला हुआ था, और ऐसे में जितने भी लिस्टेड अपराधी थे जिला दर जिला, जो शुरुआत कर रहे थे या इस्टेब्लिश कर चुके थे अपने आप को, उनका पीछा हमारी अलग अलग टीमें कर रही थी। ऐसा ही एक और अपराधी 22 मार्च को एक घटना हुई, मऊ जेल में बंद भीमा यादव, बहुत खूंखार अपराधी पूर्वांचल का, आजमगढ़ का। ये मऊ जेल से आजमगढ़ ज़िला अदालत में, डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट में एक पेशी के लिए पुलिस एस्कॉर्ट के साथ आ रहा था। मऊ से आजमगढ़ आने के लिए देखिए 2 तरह से इनको पेशी के लिए लाया जाता है। जिस अपराधी के खिलाफ 1 से अधिक ज़िलों में मुकदमे कायम होते हैं तो उसे
उस ज़िले के मुकदमे की डेट पर प्रस्तुत करने के लिए संबंधित जज समन भेजते हैं और वो ज़िला जेल को, जैसे ये मऊ में था तो मऊ के जेलर को कोर्ट से, ये आजमगढ़ की कोर्ट से ये समन गया होगा कि आप फ़लाँ तारीख को इसको हमारे यहाँ प्रस्तुत करें। तो दो तरह से भेजे जाते थे, एक पुलिस की गाड़ी में बिठा के एस्कॉर्ट करते हुए उसको अदालत के सामने प्रस्तुत किया जाए। लेकिन उस समय बहुत सी घटनाएं ऐसी हो चुकी थीं जब रास्ते में अवरोध उत्पन्न करके, उस समय क्या अभी 2 साल पहले यहाँ संभल में एक घटना हुई थी जब पुलिस वैन पर हमला करके अपराधियों को छुड़ा लिया गया था, जिसमें हमारे सिपाही मारे गए थे। तो देहात के क्षेत्रों में ये पुलिस की एस्कॉर्ट ट्रेन में ले जाते हैं। वहाँ सुविधा ये रहती है कि ट्रेन में आप उसको जिस हथकड़ी लगा के अपराधी को बेंच की रॉड में या कहीं आप उसे बांध दें ताकि वो भाग ना पाए और उसकी आप निगरानी करते रहें। और गंतव्य पर, यानी जैसे आजमगढ़ आपको उतरना है तो वहाँ आपको सिपाही मिल जाएंगे और उसे सुरक्षित वहाँ से उतार कर अदालत तक ले जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस में है, जैसा अपराधी है, जिस तरह का अपराधी है। बहुत बड़े अपराधी हैं, उनको बड़ी प्रिजनर्स वैन में डाल के और आगे पीछे एस्कॉर्ट करके भी ले जाया जाता है। ऐसे ही 22 मार्च को ये मऊ जेल से आजमगढ़ की जिला अदालत में लाया जा रहा था ट्रेन में एस्कॉर्ट के साथ। इसके साथ ही पहले से ही इन्हें पता होता है कि किस तारीख को हमारी पेशी है। जो लोग मिलने आते हैं उसको मिलाई कहते हैं। जो बाहर से लोग जेल के भीतर रहने वाले अपने संबंधी या गैंग मेंबर या रिश्तेदार उनसे मिलने आते हैं उनको मिलाई कहते हैं। मिलाई का मतलब उस दिन उनको जेल में भीतर मिलवाया जाता है। उनके बीच में एक जाली सी रखी जाती है ताकि कोई फिज़िकल कांटेक्ट ना हो सके, कोई चीज़ उनको दिया ना जा सके। तो ये भी एक चलन निकल पड़ा था कि मिलाई में गैंग मेंबर्स आके सूचना ले लेते हैं उनसे या उनको सूचना दे देते हैं। बात की विवेचना से यही तय हुआ कि मिलाई के समय इसको जानकारी दे दी गई कि कल आपको आजमगढ़ की अदालत में फ़लाँ केस में हाजिर होना है और आपको पुलिस लाइन से जो एस्कॉर्ट लेने आएगी वो इस गाड़ी से आपको यहाँ से आजमगढ़ ले जाएगी ताकि 10 बजे अदालत के सामने आपको प्रस्तुत किया जा सके। इस जानकारी के बाद इसके गैंग मेंबर सब स्टेशन पर इकट्ठा हो गए और दूर से इसको वॉच करते रहे कि पुलिस इसको लेके किस डिब्बे में जाती है। ये डिब्बे में चढ़ गया, इसके साथ के बदमाश भी चढ़ गए। इसके पहले कि वो हथकड़ी सहित इसको किसी उसमें ट्रेन के किसी डिब्बे के किसी हिस्से में, अगर सामान्य डिब्बा है तो उसमें जो बेंच होती है, बैठने वाली जो सीट होती है, उसमें बाहर की तरफ रॉड में आराम से बांधा जा सकता है इस तरह के खूंखार बंदियों को। इसके पहले कि वो बांधते, उन दोनों सिपाहियों पर हमला कर दिया बदमाशों ने और कई गोलियां मारी। उनमें से जो कांस्टेबल गुलाब चंद था, उसकी तो गोली लगने से उस कंपार्टमेंट के भीतर ही मौत हो गई और उसके दूसरे साथी को गोलियां लगीं जिसको गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन आप सोचें कि एक गाड़ी के डिब्बे में, जो सामान्य डिब्बा है, खचाखच भरा हुआ डिब्बा है, उसमें अगर ताबड़तोड़ गोलियां किसी पे चलने लगें तो कितना कोहराम मचेगा। वैसा ही कोहराम मचा। गाड़ी बिल्कुल खाली हो गई, लोग भागे। जीआरपी के लोग सबसे पहले अटेंड करने आए, लेकिन इस बीच में मैं हथकड़ी के भीमा यादव को लेके बदमाश बाहर खड़ी हुई गाड़ियों से फरार हो गए। हमारा एक सिपाही उसमें मारा गया और एक गंभीर रूप से घायल हुआ। इस घटना से सनसनी फैल गई। बेसिकली ये लोग अपना दूसरे क्रिमिनल ग्रुप्स पे अपना दबाव बनाने के लिए और अपना साम्राज्य जहाँ ये ऑपरेट करते हैं वहाँ उस साम्राज्य में अच्छी वसूली के लिए, ताकि इनके डर से वहाँ के लोग इन्हें जब ये जितना पैसा मांगें वो पैसा दे दें, उसके लिए ये इस तरह की वारदात करते हैं कि देखिए पुलिस भी हमारा कुछ नहीं कर सकती। पुलिस हमें लेके जा रही थी, हमने पुलिस वाले को मार दिया और हम वहाँ से भाग गए। एसटीएफ को तुरंत मौके पे भेजा गया। एक जो प्राइमरी टीम हमारी जाती है उसने मौके पे जाके और ये देखा कैसे कैसे भागे हैं, किस रास्ते से भागे हैं। जो मोबाइल से संबंधित डाटा लिया जाता है उसके एक्सपर्ट
जो हमारे टेक्निकल लड़के थे वहाँ पर कुछ कांस्टेबल्स थे और एक सब इंस्पेक्टर जिनको जानकारी थी, इनको भेजा गया। इन्होंने अच्छी तरह से सारी जानकारियाँ वहाँ इकट्ठा कर ली और वहाँ से ये बराबर सूचना देते रहे कि इस तरह से घटना हुई है। धीरे धीरे एनालिसिस करते करते हम लोगों को इन नंबरों का पता लग गया जो बदमाश इनको छुड़ाने के लिए गए थे। 2 अप्रैल 2005 को ये जानकारी हुई कि ये, अब चूँकि पुलिस ने दबाव बनाया, पुलिस के दबाव बनाने का तरीका है कि इनके घर वालों को पूछताछ के लिए थाने पर बुलाना, कहाँ जा सकता है, रात में आया तो नहीं था। फिर इनके रिश्तेदारों पे दबाव बनाना, जो इनके भाई की ससुराल, इनकी ससुराल, मामा, नाना, और कोई तरीका नहीं है पुलिस के पास। और ये जानने के लिए कि क्या रात में भाग के इनके यहाँ तो नहीं आया था, क्या इनके यहाँ तो नहीं रुका था, इनको तो जानकारी नहीं है। तो इन सब को लाके थाने पर रखना, इनसे पूछताछ करना, गहन पूछताछ करना, थोड़ा सा इस कारण से वो प्रताड़ित भी होते हैं। और फिर जो अल्टीमेट होता है वो अपने जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके पास जाना और उनसे पुलिस के लिए कहलवाना कि साहब भाइयों को छोड़ दिया जाए, बहनों को छोड़ दिया जाए, इनको क्यों पुलिस ने बिठा रखा है, इनका क्या कसूर है। इस तरह की बातें जो वे पुलिस की वर्किंग से के जानकार लोग हैं वो जानते हैं कि इस तरह से दबाव बनाया जाता है। और इसी काम से भीमा यादव लखनऊ पहुंच गया था किसी संभवतः राजनीतिक व्यक्ति से मिलने के लिए, ताकि वो पुलिस पर दबाव बनाकर पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उससे अपने आप को बचा सके। आप समझ सकते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि वो गठजोड़ है जिसके कारण ये हमेशा ये सरवाइव करते रहे और आते रहे, क्राइम करते रहे और अपनी जगह से हटे भी नहीं। इनकी लखनऊ आने की सूचना हुई और ये भी सूचना हुई कि भीमा यादव के साथ उसका एक और साथी साधु यादव भी है और ये दोनों ही यहाँ शाम को पहुँचेंगे। आप लोगों को पता होगा कि बटलर पैलेस लखनऊ में हज़रतगंज थाना क्षेत्र में बहुत ही पॉश लोकेलिटी है और 90% इसमें अधिकारी रहते हैं। जो 10% प्राइवेट लोग होते हैं वो सेना से रिटायर्ड लोग या पुराने ब्यूरोक्रेट्स, पुराने पुलिस अधिकारी वहाँ आसपास बटलर पैलेस के आसपास बने फ्लैट्स में और मकान में रहते हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी बटलर पैलेस के भीतर जो सरकारी आवास हैं उसमें भी रहते हैं। मोबाइल की लोकेशन से जब ये पता लगा कि बटलर पैलेस से होते हुए ये हो सकता है आगे की तरफ हज़रतगंज की तरफ जो विधायक आवास बने हैं वहाँ तक जाए या उसके आगे किसी और से मिलने के लिए कोई समय दे रखा हो, वहीं अचानक बटलर पैलेस की तरफ जाने वाली रोड पर बिना नंबर की एक हीरो होंडा गाड़ी पर साधु यादव और भीमा यादव ये दोनों दिखाई पड़ गए। पहले इनको पहचान लिया गया अच्छी तरह से। मोबाइल के ट्रैकिंग का जो सिस्टम था वो गाड़ी में ही था और उससे ये पता लग गया कि बिल्कुल नज़दीक हैं और चारों पैरामीटर्स मिला के देख लिया गया कि वही आदमी है। इनको रोकने का प्रयास किया लेकिन ये बड़े अपराधी, घोर अपराधी और जो शातिर अपराधी जिन्हें कहते हैं, इन्होंने फिर देखते ही, अच्छा पुलिस सादे में थी, कोई ऐसा नहीं कि वर्दी में पुलिस वाले थे। कभी कभी ये ऐसा भी करते हैं कि इनको ये शक होता है कि हमारा विरोधी जो है, हमारा विरोधी गुट, ये किसी को साथ लेके हमें पकड़ने के लिए, पकड़वाने के लिए या मारने के लिए आ रहा है। लेकिन ये जानते हैं कि ज़्यादातर, और उस समय पुलिस इसकी STF की शोहरत भी बहुत हो गई थी कि ये लोग सादे में चलते हैं, प्राइवेट गाड़ी से चलते हैं, इसलिए संभवतः उसने देख लिया या समझ लिया कि STF वाले हैं और उसने फायर कर दिया। दोनों तरफ से फायर हुआ, बहुत देर तक फायरिंग दोनों तरफ से हुई और बटलर पैलेस में ज़्यादातर मकानों में लोग अपने घरों से, खिड़कियों से, छज्जे से ऊपर से झांकने लगे थे। फायरिंग के बाद जब फायर आना बंद हो गए, जब गोलियां चलनी बंद हो गई, तो उस समय ये दोनों ही अपराधी, भीमा यादव उर्फ भीमराज उर्फ पहलवान और उसके साथ साधु यादव, ये दोनों ही मारे गए और इस संबंध में बटलर पैलेस में मुकदमा
बटलर पैलेस के घटनास्थल पर मुकदमा हज़रतगंज में कायम कर दिया गया। इस तरह से जो बड़ा सिंडिकेट लोकल स्थानीय जो डेवलप हो रहा था, जिसका एरिया ऑफ ऑपरेशन जैसा मैंने पहले बताया, बनारस, आजमगढ़, फैज़ाबाद, अंबेडकर नगर, लखनऊ, कानपुर, ये था। ये इसके जो बड़े अपराधी थे, इनको इसी एक महीने के भीतर ही इन पे तगड़ी कार्रवाई हुई और इन दोनों को मिला के 5-6 अपराधी एक महीने के भीतर मारे गए। लेकिन इसी बीच में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 मार्च 2005 को एक बड़ी किडनैपिंग हो गई। वन कुमार जैन ये बहुत बड़े ज्वेलर हैं मेरठ के, जिनका ज्वेलरी का, जिनका सर्राफे का बहुत बड़ा व्यवसाय है। इनके बेटे राहुल जैन को कुछ बदमाशों ने, जो पुलिस की वर्दी में थे, और राहुल जैन का अपहरण कर लिया। आप कहते हैं व्यापारी के साथ इस तरह की जब घटना होती है तो व्यापारी सब पुलिस पर दबाव बनाने के लिए धरना, जाम, प्रदर्शन और दुनिया की बातें होती हैं, और व्यापारी सब जगह प्रतिष्ठान बंद करने लगते हैं। और इससे चूँकि इस व्यवसाय के बंद होने से काफ़ी नुकसान होता है, और सरकारें कोशिश करती हैं कि ये जल्दी से इस क्राइम से संबंधित जो कुछ भी है उसका निस्तारण हो, ताकि इस तरह की कानून व्यवस्था की समस्या ज़मीन पर, बाज़ारों में उत्पन्न न हो। बहुत दबाव हुआ। हम लोग उस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश के इन बदमाशों पे लगे हुए थे। एक छोटी सी टीम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वहाँ भेजी गई पता करने के लिए, और ये पता लगा कि राकेश हसनपुरिया वहाँ का उस समय का सबसे बड़ा बदमाश, जो किडनैपिंग्स के लिए जाना जाता था, और ये उसके गैंग की ये करामात थी। हम लोग यहाँ साधु यादव और इसका काम करने के बाद भीमा यादव का, उसके बाद फिर पूरी टीम यहाँ से मेरठ के लिए प्रस्थान कर गई। तब तक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन राकेश हसनपुरिया के बारे में इकट्ठा कर ली गई थी। लेकिन इस बीच में फिरौती की लंबी रकम लेकर बदमाशों ने छोड़ दिया था राहुल जैन को। आज सिर्फ इतना ही। अगले अंक में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस सिंडिकेट को भी एसटीएफ ने तोड़ा, और वहाँ इस तरह की और जो किडनैपिंग्स और मर्डर हुई थी, कैसे उनसे संबंधित छोटे मोटे अपराधियों को भी एसटीएफ ने या तो पकड़ा या मार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।